आज के आयोजन को लेकर हम ये कहेंगे कि ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जहां हमने अगले साल की अपनी रूपरेखा आपके सामने रखी। नए कोर्सेज क्या शुरू करेंगे, पुराने कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, टेस्ट कब होगा, फीस कितनी होगी, ये सब चीज़ आपके सामने रखी और आपको ये बताया कि जो नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या ज़रूरत है और क्यों देश के लिए और सार्क रीजन के लिए वो आवश्यक हैं। और इतने फ्रेंडली मीडिया के आगे मैं एक बार यही कहूँगा कि हमें और अच्छे बच्चे सारे देश से मिल सकें और दूसरे देशों से मिल सकें, उसमें जितना आपका भी योगदान रहेगा उतना ये यूनिवर्सिटी और आगे जाएगी और इस आयोजन में आपका वो योगदान भी इतिहास में रजिस्टर्ड रहेगा। सर अभी जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की बात की सर, इसमें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जो अभी ट्रेंडिंग में है सर। हाँ। बाकी जो स्टूडेंट्स इसमें पढ़ना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फील्ड लाइक सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे क्या फ्यूचर स्कोप है? ऐसा है कि देखिए, पर्सनली मेरा ये मानना है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं खुद इंजीनियर हूँ, आपको पता होगा शायद कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देश को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, लेकिन हमारे पास अभी जो साधन थे उसके हिसाब से हमने कहा इससे शुरू करते हैं, 2-3 साल बाद हो सकता है हम बाकी भी शुरू करें। लेकिन अभी हमारा ये साधनों की वजह से ये था कि ये इसको करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देश के लिए, देश के एकेडमी के नाते मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बल पर देश नहीं चलता। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, और सब मेरे से एग्री करेंगे कि लास्ट 5-10 सालों में जितना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इम्प्रूव हुआ देश में, उसके लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबकी ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आज कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये सारी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बन गया है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी एग्जामिन नहीं कर सकते। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब रोबोट्स हैं, रोबोट्स मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन 90% इज़ कंप्यूटर। तो इसलिए हमें लगा कि शुरू कंप्यूटर साइंस से करें जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। धीरे धीरे समय के हिसाब से, साधनों के हिसाब से हम बाकी क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। सर लगातार बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ खुलती जा रही हैं और सब शिक्षा जो पहले थी, अब शिक्षा वो नई शिक्षा को बिजनेस के तौर पर बना दिया गया है। आपकी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में कितना लोगों को शिक्षित करेगी या फिर उसको बिजनेस के तरीके से देखती? जो आपने कहा यूनिवर्सिटियां बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी और यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है यदि हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि जितना बड़ा देश है, आपको मालूम ही होगा, अभी भी हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो 30 के लगभग है, जो हम ये सोचते हैं कि कुछ सालों में हम 50 कर लेंगे। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो 80 है। तो इसलिए हमें अपने युवा को शिक्षित करने के लिए और यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी के बारे में, उसमें यस मैं मानता हूँ कि इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटियों के साथ compete करती हैं, और इस देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो काफ़ी नीचे हैं। तो उसमें हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, हमें फिल्टरिंग लगानी होगी। हमें उसका एक तरीका यही है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटियों की संख्या को बढ़ाएं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि दूसरों को प्रोत्साहन न मिले और वो अपने आप मार्केट से हटती जाएं। वही एक साधारण आसान तरीका है जो हमें करना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ पिछले 15 साल में ना हुआ, ना आगे होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। Okay, sir. Thank you.